नमस्कार साथियों, आज पार्थ न्यूज़ पर हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पिथौरागढ़ में अनेक सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाई है तथा अपने छात्र जीवन से ही होने वाली सामान्य जन समस्याओं के लिए आवाज़ भी उठाई है। तो मनोज कुमार जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने छात्र जीवन के संघर्ष के बारे में बताइए कि मतलब क्या क्या संघर्ष रहे और आपने कैसे हमारे सामाजिक मुद्दे सरकार के सामने रखे तथा लोगों को जागरूक किया उसके प्रति। छात्र जीवन सन 95 में मेरी जो परवरिश हुई है वो और शिक्षा जो हुई है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। इंटर कॉलेज सासलिंग में बहुत सुंदर सा स्कूल है, वहाँ से हिमालय दर्शन निरंतर हमारी कक्षाओं से भी दिखा करते थे। तो वहाँ से मेरी शिक्षा हुई है और 12वीं पास करने के बाद जब मैं यहाँ कॉलेज में आया था तो आर्ट स्ट्रीम मैंने ली थी और बीए में एडमिशन लिया था। सन 95 की बात है। तो 95 में मैं अपने जीवन के शुरुआती दिनों में निर्मल कुमार जोशी पंडित जी जो हुआ करते थे हमारे, ऐसी शख्सियत जिसका परिचय वो कौन थे बताने की आवश्यकता इस पीढ़ी को भी नहीं है जो आज आ रही है, जो तब पैदा नहीं हुए थे। तो उनसे मेरा मुलाकात हुई थी और क्योंकि उस दौरान वो सक्रिय रहा करते थे और वो उनके जीवन का आखिरी समय भी था लगभग, तो बहुत ज़्यादा समय उसके बाद हमारे बीच नहीं रहे। तो वैसा कुछ करने की प्रेरणा मन में रहा करती थी और मैं देखता था जब वो कहीं जाते थे या लोगों से मिलते थे तो एक उत्साह लोगों के अंदर रहता था और उनसे मिलने को लोग दौड़ के आते थे। मुझे लगता था ऐसी क्या शख्सियत है, ऐसी क्या खासियत है। फिर मैंने देखा कि बस एक ही खासियत थी कि वो लोगों के लिए काम करते थे। तो ऐसा मन में एक प्रेरणा थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, पिता या पारिवारिक संस्कार कहें, तो उसको लेकर के एक इच्छा थी कि लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि जब कॉलेज में आमना सामना होता था, गंदे टॉयलेट्स, धूल उड़ते रहेगी, लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं और अचानक से सेशन भी लेट चल रहा था उस दौरान, और जो हमारा वो था किताबों की जो प्रॉब्लम थी लाइब्रेरी की वो बहुत ज़्यादा थी। पीजी ब्लॉक भी नहीं बना था और बहुत सारे कमरों की कमी थी, कंप्यूटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था क्योंकि वो एक शुरुआती समय था। 1995 में मैं आया था, तब से लेके मेरे जाने तक बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया था। बहुत सारे ओजस्वी छात्र नेता हमारे बीच थे, तो उनके साथ रहते रहते कई मरतबा जेल यात्रा भी नसीब हुई। मैं तो ये मानूंगा कि नसीब नहीं हुई, शायद वो ऐसा वक्त था जब हम बड़े फैसले ले पाते हैं क्योंकि हम एकांत में होते हैं। तो कई बार जेल यात्रा भी हुई और शुल्क वृद्धि आंदोलन में यहाँ से लेके देहरादून तक कहें या नैनीताल तक कहें, वहाँ भी पुलिस के हाथों लाठीचार्ज भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो एक ही इच्छा मन में थी कि जो गलत हो रहा है या जो लोगों को मौका मिलना चाहिए पढ़ने के लिए सबको, वो नहीं मिल पा रहा था, उसको लेके एक संघर्ष जारी था। और उसके बाद धीरे धीरे फिर यात्रा चलती रही और आज जीवन के इस पड़ाव पे 40 वसंत पार हो चुके हैं और आज मैं देखता हूँ कि उस बात को लगभग 17-18 साल हो गए मुझे कॉलेज से निकले। आप काफ़ी लंबे समय से रई झील के निर्माण के लिए लगे हुए हैं, तो काफ़ी सरकारें आई, काफ़ी सरकारें गई, तो आपकी जो मुहिम है किस सरकार तक कितनी पहुंच पाई और उस पर कितना कार्य हुआ अभी तक? मनीष जी, रई झील की जहाँ तक हम बात करते हैं, आज से लगभग ये करीब 90 के दशक की मांग है और ये मांग कोई इसलिए नहीं थी कि हमें वहाँ पर पानी चाहिए या नाव चलाना है। उस समय क्योंकि कुछ दूरदर्शी लोग थे जो ये जानते थे कि ये शहर बढ़ रहा है और इस जरूरत को सबसे ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पे हमारा भोजन आता है। पहला है हवा जो हमें हर सेकंड में चाहिए और उसके बाद है पानी जो हमें हर घंटे में चाहिए, ठीक है, और खाना हम दिन में 2 बार खाएंगे सर, लेकिन ये चीज़ें हमें लगातार चाहिए। तो जो उस समय के विजनरी लोग थे, मैं तो नहीं था, कुछ थे हमारे शहर के, उनका एक सपना था कि यहाँ पे एक झील बने। जो पर्यटन, आज भी जब हम झील की बात करते हैं तो सीधे पर्यटन की बात लोग कर देते हैं। पर्यटन एक दूसरा पहलू है, लेकिन पहली ज़रूरत ज़िंदगी का पानी है। तो वो जो पहली ज़रूरत हमारी ज़िंदगी की थी हवा के बाद, उसको पूरा करने के लिए उसकी संकल्पना की गई थी और चंद कुछ करोड़ रुपए, 16-17 करोड़ रुपए का एस्टिमेट था और बहुत बड़ी झील यहाँ पे बनने वाली थी। लेकिन 2001 आते आते मैंने ये देखा कि 2001 में यहाँ पर एक झील तो नहीं बनी, लेकिन एक नई योजना शुरू हो गई थी जिसका गटर का पानी कुछ दिन पहले हमने पिया, आप देख रहे होंगे, ठुलीगाड़ वाला सीवर का पानी। तो न जाने वो कैसे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर ये योजना बना दी। पानी तो नेचुरल रिसोर्स से पिक किया जाता, पहाड़ में जहाँ इतनी नदियाँ हैं वहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्स छोड़ के जो नाला हमारे किचन के पानी से बन रहा है उस नाले का पानी आप ला रहे हैं। मतलब ये तो गैर विजनरी लोगों के हाथों में उसकी प्लानिंग थी और बहुत
ज़्यादा विरोध हुआ था उस समय, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने उसका विरोध भी किया था कि इसकी बनाने की ज़रूरत क्या है, जब आपका नेचुरल रिसोर्सेज में अविरल बहती हुई नदियाँ हैं तो आप नाले से क्यों बना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसको दरकिनार किया गया और परिणाम आज की डेट में आपने देखा होगा कि ITBP का सीवर उसमें मिला, कोई कार्रवाई नहीं, ठीक है, हमने उसको पिया है। MES का सीवर उसमें मिला, ठीक है, MES के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जल संस्थान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, नो फिल्ट्रेशन, वैसा ही साबुत पानी हमारे नलों में आ रहा है, वो सिस्टम कहाँ पे लगा हुआ है, क्यों नहीं उसका फिल्ट्रेशन हुआ। तो ये जो चीज़ें निकल के आई हैं ये अदूरदर्शिता का परिणाम है। लेकिन झील जैसा प्रोजेक्ट, वाइबल प्रोजेक्ट, जो इस शहर की पीने की, आज भी पीने की पानी की जरूरत बढ़ते जा रही है, ठीक है, उसको उस वाइबिलिटी को कैसे हम पूरा कर सकते थे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बीच में उस समय होनी चाहिए, नहीं हुई। और ग्रीन NGT में इसको डालने की बात हुई थी, जो हमने सीवर का पानी हमें पिलाया गया, ठीक है, लेकिन वो पड़ा है कि नहीं पड़ा है कोई जानकारी किसी को नहीं है। फिर उसके अलावा जो आपका रई झील वाला जो अभियान है, इसमें सरकार की तरफ से आपको कितना सहयोग मिला है अभी तक? पे मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट की ओर से DPR भी गई थी, ठीक है, और DPR गई थी और DPR के साथ ही उसके कुछ रिसर्च सर्वे वगैरह हुई थी IIT रुड़की से, सारी चीज़ें ओके हैं। बस एक फ़ैसला लिया जाना बाकी है कि झील बन के रहेगी, और ये फैसला हमारे लीडर्स ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि झील जब बनेगी तो उसका डैम एक्सपोर्ट कंपनी बनाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा इनके लोगों के लिए या राजनीतिक पार्टियों के ठेके को बल पे जो लोग जिनका जीवनचर्या चल रही है उनके लिए बहुत कुछ होगा नहीं उसमें, क्योंकि उसको ये काम चलाओ बना नहीं सकते, वो तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनेगी। तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनेगी तो एक्सपर्ट एजेंसी आएगी, तो एक्सपर्ट एजेंसी बहुत ज़्यादा, मैं साफ शब्दों में कहूँ तो घास नहीं डालेगी हमारे लीडर्स को, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टाइजेशन है और उसे नॉर्म्स पूरे करने हैं। तो उस पैसे को जो 25-30 करोड़ रुपए आज की डेट में है, क्योंकि 600 मीटर के आसपास अब झील का एरिया रह चुका है, पहले 1.5 किलोमीटर था, छोटी हो गई क्योंकि घर बन गए। अभी फिलहाल कोई भी घर उनसे 60-70 मीटर से नज़दीक नहीं है झील से, यानी झील की सतह जहाँ पे खत्म होगी टॉप, उससे 70 मीटर दूर ही घर है। तो ऐसा लगता है कि कभी रई पुल तक आएगा, ऐसा नहीं, वो काफ़ी नीचे है। अगर आप भाटकोट से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा झील का एरिया। तो वहाँ पर जो झील बननी है, उस झील को अगर बनाया जाए तो अब एक चीज़ रहती है उसमें, एक आर्मी के ऑब्जेक्शन की थोड़ी सी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि उनका एक रूल है कि उनकी बाउंड्री से 25 मीटर तक आप कोई निर्माण नहीं कर सकते, ठीक हो गया, तो वो नियम है। तो उसके लिए एक चीज़ है कि उनकी एक सड़क है बीच से जो जाती है, उनके जो पंडा फार्म को 2 हिस्सों में बांटती है। यदि उस सड़क को बंद कर दिया जाए और उस सड़क को जहाँ से वो स्टार्ट है वहीं कनेक्ट किया जाए, लेकिन पंडा फार्म के पहले ऊपर जो गेट है बस्ते में, उस गेट से बगल बगल वो अपनी दीवार को अंदर कर लें 25-30 मीटर, और वहाँ से वो रास्ता सड़क ले आए, तो एक तो उनकी बाउंड्री इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, बीच से सड़क हट जाएगी। दूसरा, उस सड़क के आने से अब उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं डिफेंस के, वो भी खत्म हो जाएंगे। और जो दूसरा वहाँ पर जो सड़क आएगी तो वो कई लोगों को नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, क्योंकि ऐसी सड़क होगी जिसकी एक साइड बहुत सारे खेतों को काटते हुए आएगी, तो करीब 100-150 लोगों को रोजगार भी मुहैया कराएगी। झील में कई बार मार्किंग हो चुकी है, गड्ढे खोद चुके हैं, कई बार चूना पड़ चुका है, ठीक है, और ऑलमोस्ट हर चीफ मिनिस्टर ने उत्तराखंड के और उससे पहले यूपी के हर चीफ मिनिस्टर ने अपनी घोषणाओं में रई झील के लिए पैसा स्वीकृत कर दिया है, कहा है, करेंगे नहीं कहा है, हर मिनिस्टर ने कहा कर दिया है। ND तिवारी ने धारचूला में आके क्या था, 1 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है शुरुआत करवाने के लिए, ठीक है, हर चीफ मिनिस्टर ने कर दिया है, कहा करेंगे किसी ने नहीं कहा। तो पता नहीं वो कर दिया है लेकिन कहाँ है कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा कुछ अभाव चल रहा है और उसको लेकर के सरकार की ओर से यही सहयोग मिला था कि वो दिल्ली में फाइल गई थी और पर्यटन मंत्रालय ने शायद उसको वापस भेज दिया। आप लोगों की समस्या को बार बार सरकार के समक्ष लाते रहते हैं, तो इसमें जो आपकी एक गैस की होम डिलीवरी को लेकर जो आपने मुहिम छेड़ी थी, तो उसमें आप काफ़ी सरकार पर आपने दबाव डाला, आप लोगों के समक्ष गए, तो आप क्या समझते हैं कि आप अभी तक अपने इस मुहिम में कितने सफल हुए हैं? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम डिलीवरी को लेकर के अगर आप 15-16 साल पहले इस शहर में थे तो शायद आप होम डिलीवरी से परिचित होंगे। उस दौरान सिलेंडर घर तक आता था और मेट हमारे घर में सिलेंडर देके जाता था, और उसके बाद आज की तरह लाइन लगने की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया सिस्टम। आज भी हम होम डिलीवरी का पैसा देते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे अभिभावकों को ये बहुत सारे उपभोक्ताओं को ये पता ही नहीं है कि होम डिलीवरी का हम पैसा देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि होम डिलीवरी सिस्टम को लेकर के हमने जनवरी में 3 दिन का सत्याग्रह किया था, जिसमें डॉक्टरों की नियुक्ति और हमारे पिथौरागढ़ में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट
क्योंकि यहाँ के बहुत सारे मरीज आधे रास्ते पे दम तोड़ देते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो अगर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस होगी, मेरा ये मानना है कि दुनिया के कई देशों में सर्विसेज हैं। मैंने देखा है कि एक नागरिक की ज़िंदगी बचाने के लिए वो करोड़ों रुपए फूंक देती है सरकार। तो दे हैव देयर सिटीजन्स इन फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में हमारे नागरिक कभी नहीं रहे, ये मैं अपने पैदा होने से आज तक देखता आया हूँ। तो क्यों नहीं हमारे नागरिकों का जीवन सरकार की प्रायोरिटी में है। तो अगर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस होगी तो हमें तत्काल यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा जो भी बीमार होगा, और उस बीच का जो खतरा है वो हमारा कम होगा। तो बहुत सारे लोग जो आज हमारे बीच नहीं हैं और वो लोग हमारे बीच थोड़ा और लंबे समय तक रह सकते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार लोग। तो एक तो ये दुर्घटनाओं की स्थिति में उसको तत्काल मिलना चाहिए। दूसरा, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस में एक मुद्दा था, अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति एक मुद्दा था, तो इन और एटीएम में पैसा न होना ये भी एक मुद्दा था। तो जैसे कि मान लेते हैं एक एटीएम में बीच में हमने एक यहाँ पे सत्याग्रह एटीएम के लिए एक तब भी किया था 4 मुद्दों को लेके। एक अभी हमें दोबारा करना पड़ता था जब नोटबंदी की हालत आ गई थी। अभी मैं एक कविता भी उस दिन मैंने बनाई थी, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मेरे शहर में लगता है फिर से नोटबंदी है, पिथौरागढ़ के बैंकों की हालत थोड़ा मंदी है, एटीएम के बाहर खड़ी लंबी कतारें मुंह चिढ़ाती हैं, मेरे शहर के नेताओं की हैसियत बताती हैं। तो ये कविता उस दिन मैंने वहाँ पे रचना की थी, क्योंकि मैं 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मौन व्रत में था। तो उस दौरान जब मन में विचार आते हैं तो वो कलम से बाहर निकले। तो वो जो चीज़ें हमने की थी, हमें अंदेशा था कि ऐसा होता रहेगा, तो वो हमने किया था। तो जब उस दौरान हमने गैस होम डिलीवरी वाली जो हमने ये चीज़ की थी, तो गैस होम डिलीवरी को लेकर के फिर उसके बाद हमने लगातार नीचे गए और लगभग कुछ हफ्तों तक मैं लगातार हर सोमवार जो हमारा जनता दरबार होता उसमें जाता था। तो मार्च महीने में फिर मैंने दोबारा से नीचे जनता दरबार में एक अर्जी दी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि गैस एजेंसी के पास गैस को घर घर पहुंचाने का कोई प्लान ही नहीं है। तो मैंने उनसे मांगा था कि आप ऐसा कोई प्लान अगर उनके पास है तो उसकी एक कॉपी मुझे उपलब्ध करा दें कि वो किस प्लानिंग से बांटते हैं, और अगर नहीं है तो कृपया उनके साथ एक जनप्रतिनिधियों की मीटिंग करा दें और अधिकारियों की, ताकि हम एक प्लान बना सकें हमारे शहर के लिए। तो मुझसे उस दिन कहा गया कि मार्च में हम थोड़ा बिजी हैं, अप्रैल में हम ये करते हैं, और अप्रैल बीत चुका है और मई आ चुका है। तो 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मैंने प्रशासन को दिया था और बहुत जल्द हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और उपभोक्ताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप इन कंपनियों की कंप्लेंट करें, टोल फ्री नंबर्स कंपनियों के उसमें कंप्लेंट करें, शिकायत दर्ज करें, नेट पे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, मेल करें हमारी दोनों कंपनियों को जिनकी गैस आपके पास आती है, इंडेन को और भारत को। उनको आप मेल करें कि आपकी जो गैस है मेरे घर तक नहीं पहुँच रही है, और निश्चित ही आपके घर पहुँचेगी। और आप बार बार कंप्लेंट करेंगे, एक दिन ऐसा दिन आएगा लगातार सिलेंडर आपके घर आएगा। ये हमें एक तो ये तरीका अपनाना है। दूसरा, हमें प्रशासन के साथ मिलकर के एक प्लान बनाना है जिससे हम घर घर तक सिलेंडर पहुंचा सकें। और सबसे बड़ी बात, हमने एक एप्लीकेशन ये भी दी थी कि शहर में जो इस तरह से चबूतरों के रूप में सिलेंडर रखे जाते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए किसी दिन अगर कोई एक चलती तेज़ रफ्तार गाड़ी एक सिलेंडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई, तो ये जो बम उड़ उड़ के हमारे घरों में गिरेंगे उसके बाद, और जो तमाशा होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो अगर जब तक ये सिलेंडर के चट्टे यहाँ से नहीं हटेंगे, ये हटाना एक हमारा पहला लक्ष्य है। और उसके साथ ही घर घर सिलेंडर पहुँचाना तो एक तरह से मैं मानूंगा मेरा जीवन लक्ष्य में बदल चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीनों के अंदर ही हम उसमें कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारा जो पिथौरागढ़ है, यहाँ नशे का जाल बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन अनेकों युवा नशे की गिरफ्त में आते रह रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मनीष जी, नशे को लेके जो आपने सवाल पूछा, इस पर मैं बताना चाहूँगा। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हमारे शहर में स्मैक और लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें जैसे एक वो बीच में कोरस सूंघने वाला, ठीक है, और वो पॉलीथीन में लगा के, और ये स्मैक अभी रिसेंटली जो अभी सर्कुलेशन में है, और चरस आप देख लीजिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें पनप रही हैं हमारे शहर में, और इसके कुछ अड्डे हैं जहाँ पे शाम को या दिन में युवा जमा होते हैं। तो मैं दो लोगों से इसकी अपील करना चाहूँगा, और तीसरा नागरिकों से। सबसे पहले मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आप तत्काल इस पे एक्शन करें, और इस तरह के जो जमावड़े हैं, यानी अकारण कहीं पे जमा होने वाले जो युवा हैं,
उसको देखें और आपको जो रिपोर्ट्स आती हैं कि फ़लाँ जगह पे स्मैक बिक रही है या ये फ़लाँ चीज़ बिक रही है, तो उस पर आप तत्काल कार्रवाई करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि एक न एक दिन अगर आप इस शहर में ऐसा नहीं करेंगे, जिस शहर में आपके बच्चे रहते होंगे वहाँ भी यही चल रहा होगा। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि केवल पिथौरागढ़ में चल रहा है, सब जगह चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अलर्ट नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई आपके बच्चे को शिकार बना सकता है। ये प्रशासन के लिए और लोगों के लिए वही है कि अगर आप अलर्ट नहीं होंगे, आप अगर आपके बगल से कोई बच्चा आपको ऐसी हरकत करते हुए दिख रहा है, अगर आप उसको नहीं समझाएंगे, आप सोचेंगे हो गया मेरा बच्चा नहीं है, इसको अपने हाल पे, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो एक दिन कोई और आपके बच्चे को इस हालत में देखेगा। और आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, उसको ये चीज़ नहीं है औरों को है। क्योंकि जितने विभाग इस मुगालते में रहते हैं कि मेरे बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, अमूमन उन्हीं के बच्चे ऐसी स्थितियों में पाए गए हैं। और ये चीज़ें अगर हम ये इंतज़ार करें कि जिस दिन मेरा बच्चा मुझे नशे की हालत में मिलेगा उसी दिन मैं मानूंगा कि वो नशा करता है, उससे बेहतर है अभिभावकों के लिए मेरा एक निवेदन है कि अपने बच्चे की रेगुलर एक्टिविटीज़ पर वो नियमित रूप से ध्यान दें। तो दोस्तों, आज आपने सुना मनोज कुमार जोशी जी को। आपने देखा होगा कितने बढ़िया विचार हैं इनके। उम्मीद है आपने इनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा ली होगी। और जो भी इन्होंने कदम उठाए हैं ये सिर्फ इन्होंने अपने लिए नहीं उठाए हैं, ये आपके और हमारे दोनों के लिए उठाए गए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारा भी इनको पूरा समर्थन मिलेगा। तो जोशी जी, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।